नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में इलेक्शन से रिलेटेड जो रिजल्ट आया है, जो वर्डिक्ट आया है, जो जनता का मैंडेट आया है, उसके ऊपर आज मैं 5 मेजर अपने टेकअवेज को डिस्कस करने जा रहा हूं। दैट हाउ डज इट अफेक्ट द सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, उस तमाम तरीके से, क्योंकि एक नया इंडिया बनते हुए दिख रहा है। इलेक्शंस का परिणाम चाहे कुछ भी आए, कोई पार्टी जीती, कोई पार्टी हारी, आई एम नॉट देयर टू कॉन्ग्रेचुलेट अ पार्टी और क्राई फॉर द पार्टी हु हैज लॉस्ट। आई एम नॉट हेयर टू डिस्कस अबाउट किसका जीतना सही था, किसका हारना सही था। वो तो जनता तय करती है। मेरा यहाँ पर काम है कि 5 ऐसे क्या टेकअवेज निकल कर आते हैं इस चुनाव के रिजल्ट से। बिकॉज यू नो डेमोक्रेसी में इलेक्शंस जो है वो एक ऐसा मोमेंट आता है जब पब्लिक अवेकन अप हो जाती है। बिकॉज 5 साल के बाद जनता को एक सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार मिलता है, जाकर राइट टू वोट करने का। क्या चाइना में इस तरीके का एक्टिव पार्टिसिपेशन लोगों का हो सकता है? नहीं। इसलिए डेमोक्रेसी में कुछ कमी बेसी होती है, बट डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती भी है कि चीजें वाइब्रेंट तरीके से चलती हैं, स्टैग्नेशन नहीं आता है। चाइना के लोग भले इकोनॉमिकली हमसे काफी आगे बढ़ चुके हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम इंडिया से 5 गुना ज्यादा हो चुकी है, बट क्या वहां के लोग एक्टिव सिटीजन्स हैं? बिकॉज एक्टिव सिटीजन्स नीड्स टू हैव अ पॉलिटिकल ओपिनियन। इनफैक्ट बहुत सारे पॉलिटिकल स्कॉलर्स, फिलोसफर्स ने कहा है मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, पॉलिटिक्स इज द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ एक्शन। आज अगर आप जाकर किसी अर्बन इंडिया में किसी एक प्राइवेट जॉब करने वाले लोग से पूछेंगे तो वो बोलेगा आई डोंट हैव एनी ओपिनियन इन पॉलिटिक्स। Having a wrong opinion upon politics is much more safer than being insensitive to politics. Because if you don't have political opinion, then आपका कभी भी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सही गलत होना वो अलग बात है। सही गलत के लिए भी आप सोच रहे हैं। अगर आप सोचना ही छोड़ देंगे तब तो कोई बात आगे नहीं बढ़ती है। इसीलिए इलेक्शंस को समझना और इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे कैसे पहुंचता है, इकोनॉमी पे कैसे पहुंचता है, इन चीजों को भी समझना हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज ये जो इलेक्शन का रिजल्ट्स है उसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल आउटकम्स निकल कर आए हैं, जिसको आज इस पर्टिकुलर सेशन में आई एम गोइंग टू डिस्कस। सबसे पहला एक बात तो क्लियर है, सैफरन वेव जो रूलिंग पार्टी है, उसका जो तीसरा लोकसभा इलेक्शन था, उसमें लोकसभा सीट्स में 240 सीट आए थे। एनडीए की फिर सरकार बनी। जो एक्सपेक्टेशन था अब की बार 400 पार, वो नहीं हुआ। एक सेटबैक तो ऑब्वियसली लगा था, बिकॉज बीजेपी की कंप्लीट मेजॉरिटी रही है हमेशा से, लेकिन इस लोकसभा 2024 के चुनाव में अपने दम पर सरकार नहीं बन पाई थी। उसके बाद बहुत सारे लोगों को कहना था इट्स द एंड ऑफ बीजेपी, अब बीजेपी का डिक्लाइन स्टार्ट होगा। बट सी व्हाट अ स्पेक्टैक्युलर कमबैक इट इज। किस तरीके से थिंग्स हैव टर्न डाउन। वापस से एक तरीके की सैफरन वेव पूरे इंडिया में दिखते नजर आ रही है। एंड नाउ एक्सेप्ट फ्यू स्टेट्स इन द साउथ, लगभग सारे स्टेट्स बीजेपी कंट्रोल कर रही है। सेंटर पे भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल गवर्नमेंट है। ऑल दो 240 का आंकड़ा है, बट जिस तरीके से अपने अलायंस पार्टी को मैनेज करके रखा है, आपने देखा बिहार में क्या हुआ। डिस्पाइट बीइंग द किंग मेकर हिमसेल्फ हैड टू रिजाइन। दैट्स क्लियरली शोज हाउ मच strongly BJP is playing at this point of time. So now, what do we expect of this government? The people expect now historic reforms. Historic reforms लाइए, because अब कोई भी आपके पास बाधाएं नहीं है। इनफैक्ट अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करना चाहते हैं तो अब चीजें काफी अलग हो जाएंगी जो इस इलेक्शन के पहले थी। जो आपने देखा आम आदमी पार्टी का इंसिडेंट, तो अब लगभग जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, इसके पास एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट है कि वो अब एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ला सके। अब कौन से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म? सबसे पहले एग्रीकल्चर में, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था जो 3 कृषि कानून लाए गए थे 2020 में, जिसको वापस लाना पड़ा था। बिकॉज आज भी एग्रीकल्चर में फार्मर की जो हालत है उसमें बदलाव नहीं आ पाया है।
और उसमें बदलाव लाने के लिए प्राइवेटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चर में भी गवर्नमेंट ने किया था, बट अनफॉर्च्युनेटली उसको वापस लाना पड़ा। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल व्हाट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। एजुकेशन में, हेल्थ में, क्योंकि हेल्थ आप देख सकते हैं अभी भी पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कमज़ोर है, और हेल्थ क्योंकि स्टेट लिस्ट में है तो ऑब्स्टिकल आता है, बट अब तो डबल इंजन, और इनफैक्ट दिल्ली जैसे जगह में ट्रिपल इंजन है। सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडी, म्युनिसिपैलिटी भी अब आप ही की है। तो ये ट्रिपल इंजन की जो सरकार है, अब उसके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। इसीलिए अब आने वाले समय में जनता ने अपना मैंडेट बताया है, आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाइए, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाइए, लैटरल एंट्री लाइए, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाइए, एजुकेशन, हेल्थ। और एक ध्यान रखिए कि अब आपके जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो चुनाव के पहले पॉपुलिज्म ना करें, 10,000 आपके अकाउंट में, 5,000 आपके अकाउंट में। Because otherwise that will be injustice to the people who have voted with a hope of expectation towards a new tomorrow. My second major takeaway is opposition has been decimated. कंप्लीट एंड ऑफ ऑपोजिशन यहां पर होते हुए दिख रहा है, और एक नया इंडिया, जो आपको याद होगा, आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, 1950s के समय जो दौर हुआ करता था, उस समय कांग्रेस सिस्टम कहा जाता था। कांग्रेस सेंटर में भी, हर एक स्टेट में भी। ऐसा ही कुछ एक नया बीजेपी, वन नेशन वन पार्टी, आप सोच लो, उस तरीके का इमेजिनेशन बनते हुए दिख रहा है। ऑल्दो अभी भी इंडिया एक डेमोक्रेसी है, चेक्स एंड बैलेंस है, ऑपोजिशन है, बट जिस तरीके का रिजल्ट आया है, एक नया इंडिया बनते हुए नजर आ रहा है। अब इसके दो आउटकम्स हो सकते हैं। पहला अच्छा आउटकम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा तो हमारे इकोनॉमी में रिफॉर्म लाना इजी है। इंटरनेशनल रिलेशंस में ट्रंप जैसे व्यक्ति को हैंडल करना इजी है। व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक ऑडियंस, इंटरनेशनल रिलेशन में यू कैन बी मोर वोकल अबाउट योर नेशनल इंटरेस्ट। सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंटरनेशनल रिलेशंस में मोर प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी करना काफी इजी रहेगा। लेकिन ये है, बट दूसरा चीज ये भी है, व्हेन यू हैव टू मच ऑफ पावर यू बिकम एरोगेंट, और उससे क्या होगा, ऑपोजिशन ही खत्म नहीं होगा, जो डिसेंट है वो भी खत्म हो सकता है। एंड दिस इज अ वेरी बिग थ्रेट, क्योंकि ये कब हो जाए ये किसी को नहीं पता। ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग सरकार है, रिफॉर्म ला सकती है, बट कल को ये अगर डिसेंट को खत्म करना चाहे, तो ये लॉन्ग टर्म में इंडिया को बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बिकॉज पावर ऑब्वियसली लीड्स टू एरोगेंस। इसलिए ध्यान ये रखना होगा कि इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को राइट यूज में लगाया जाए, और जो डिसेंट है उसके लिए सिविल सोसाइटी, ऑपोजिशन, जुडिशरी वो भी अपना काम करे। Because political stability in the absence of accountability, political stability in the absence of criticism, it will lead to autocracy. It will lead to chaos in the long term, structural damage to India. So, opposition has been decimated. Now, we are in a new India. Where this new India heads, that will be very interesting to see. Third is opposition needs introspection. Opposition needs introspection. Now, they have to think of कि whether this election is a result, ये जो रिजल्ट आया है, ये उनके कमजोरी से आया है या बीजेपी के ताकत से आया है। ये भी ऑपोजिशन को जरूर सोचना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया नीड्स अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। इनफैक्ट एनी डेमोक्रेसी नीड्स अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। पहले तो ऑपोजिशन था ही नहीं, बिकॉज किसी भी पार्टी का 1/10 मेजोरिटी नहीं था लोकसभा में। अब ऑपोजिशन है, तो हालत ऑपोजिशन की दिन पर दिन खराब हो रही है। द बैस्टियन ऑफ ऑपोजिशन वेस्ट बंगाल, वहां पर भी चीजें हो गई हैं। तो जिस तरीके से ऑपोजिशन का ये हाल है, क्या ये और गिरेगा? और अगर और गिरेगा, देन थिंग्स बिकम माइट मोर डेंजरस। सो इसलिए ऑपोजिशन नीड्स इंट्रोस्पेक्शन। फोर्थ जो बहुत इंटरेस्टिंग है मेरा, टीवी के थालापति विजय, एक्टर टर्न पॉलिटिशियन एंड नाउ द चीफ मिनिस्टर ऑफ, अपकमिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये जो टीवीके का आना है, कुछ सिमिलर नहीं लग रहा है आपको आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का आना? कुछ सिमिलर नहीं लग रहा है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का आना? कुछ सिमिलर नहीं लग रहा है पाकिस्तान में इमरान खान आना? ये मैं कुछ 4-5 एग्जांपल दे रहा हूं। फ्रांस में मरीन ला पेन, जर्मनी में ऑल्टरनेट फॉर जर्मनी,
इटली में मेलोनी का आना, ये जो पूरे ग्लोबल लेवल पे आप ट्रेंड देखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा। जनरली किसी भी कंट्री में 2 पार्टी होती है, पार्टी ए, पार्टी बी। कभी ए पावर में आई, कभी बी पावर में आई। जैसे बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, ये ऐसे ही चलता है हर जगह। ए आती है, वो बोलती है मुझे पावर दो, बी खराब है। बी आती है, वो ए को खराब करती है और ये दोनों खराब रहते हैं। फिर लोग थक जाते हैं इन दोनों पार्टी से और लोगों को चाहिए एक नया आउटसाइडर। नेपाल में देखिए बलेंद्र शाह आया, कॉमेडियन, वो आके प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल बन गया। श्रीलंका में, मालदीव्स में, तो ये जो एक नया ऑल्टरनेटिव लोग ढूंढ रहे हैं, आप देखिएगा, जहां पर भी एक नया ऑल्टरनेटिव आया है, दिल्ली में, when there was a fight between बीजेपी and कांग्रेस, a new party came, आम आदमी पार्टी won the election। वो चाहे आज अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, वो तो बात की बात। टीवी के एआईएडीएमके वर्सेस डीएमके, लोग नाराज थे, ले आए। ट्रंप आउटसाइडर, ऑल्दो ये रिपब्लिकन पार्टी से है, बट वो आउटसाइडर है पॉलिटिक्स में कंप्लीटली। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी, इमरान खान की, जहां पर बीजेपी का कांग्रेस से डायरेक्ट मुकाबला हुआ, वहां तो बीजेपी जीत गई है, या किसी रीजनल पार्टी से हुआ है तो, बट कहीं भी एक नया थर्ड फ्रंट पे कोई देखते हुए नजर आ रहा है, वहां पे ये चीज हुआ है। मतलब लोग ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं और इसी को कहते हैं ट्रेडिशनल पार्टीज का डिक्लाइन हो रहा है। ऑल्दो इंडिया के स्केल पर अभी भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, बट यस, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, तो आप ऑल ओवर इंडिया ये नहीं कह सकते हो ट्रेंड, बट यस, तमिलनाडु में हुआ और कुछ साल पहले दिल्ली में भी हुआ था। ऑल्दो इसके एक्सेप्शन है, बिहार में ये फेल हो गया, बट ऑल्टरनेटिव की तलाश आज पूरी दुनिया में चल रही है। पीपल आर फेड अप विद द एग्जिस्टिंग पार्टी। तमिलनाडु में क्या हुआ, एआईएडीएमके आ रही है, डीएमके आ रही है, ये दोनों आपस में खेल रहे हैं। नॉर्थ पैसा लूट रहा है, साउथ आगे बढ़ गया, यही मुद्दा चल रहा है। क्या साउथ में गरीबी नहीं है? क्या तमिलनाडु में ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की वजह से आप केवल लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो? तमिलनाडु में आप केवल नॉर्थ वर्सेस साउथ का डिबेट कर रहे हो। आप स्ट्रक्चरल मुद्दा जो तमिलनाडु के लोग झेल रहे हैं, वो आप नहीं ठीक कर पा रहे हो। करप्शन, अभी भी तमिलनाडु में कितना कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। तो एक नया ऑल्टरनेटिव की तलाश यहां पर चल रही है। पांचवा जो मेरा मेजर टेकअवेज है, जुडिशियल डीले एंड रिफॉर्म्स। अब देखिए, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन था, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड नहीं किया है कि एसआईआर कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सही है गलत मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। एसआईआर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, इसका तय नहीं किया अब आपने। अब तो इलेक्शन हो गए, एसआईआर हो गया। क्या आप एक साल बोलेंगे एसआईआर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था? अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो 90 लाख लोगों का जो नाम कटा, जो वोट नहीं कर पाए, क्या आप उनको वापस से वोट करने का मौका दोगे? तो जुडिशरी को ये जानना चाहिए कि जब भी कोई पॉलिटिकल केस है, वेयर टाइम इज एसेंस। अब देखिए क्या हुआ झारखंड में, झारखंड के चीफ मिनिस्टर अरेस्टेड थे, इलेक्शन हुआ। आम आदमी पार्टी का केस लो, आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जेल में थे, इलेक्शन हुआ, आज वो लोअर कोर्ट से एक्विटेड हो गए, बट इलेक्शन तो हो चुका, हार हो चुकी। तो अब ये वर्डिक्ट आने से आप कह रहे हो कि अरविंद केजरीवाल बेकसूर हैं, बट इलेक्शन में तो ये मुद्दा बन गया। सो ये हर जगह हो रहा है। सो जुडिशरी को पॉलिटिकल केस में, जहां पर अब डिफेक्शंस में क्या होता है, अब आम आदमी पार्टी का केस देख लो, राघव चड्ढा डिफेक्ट कर गए, अब इनके ऊपर डिफेक्शन का प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का जब तक वर्डिक्ट आएगा, राघव चड्ढा की टेन्योर खत्म हो जाएगी। 6 साल की राज्यसभा की मेंबर की स्ट्रेंथ होती है। सो जुडिशरी में डीले जो है, खासकर ऐसे सेंसिटिव केसेस में जहां पर जजमेंट आने से भी कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज जजमेंट हैज बीन डिलेड। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सो दैट्स व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल हैपनिंग ओवर है, कि कल को अगर एसआईआर अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप कह भी देते हो, तो फिर इस इलेक्शंस का क्या होगा? इसीलिए आप पहले एसआईआर का मुद्दा ये बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तब इलेक्शंस करवाओ। तो इसलिए जुडिशरी में ये डीले को एंड करने के लिए स्पेशल बेंचेस बनाने चाहिए और ऐसे जितने भी इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स हैं या डिस्प्यूट्स हैं, इनको जल्द से जल्द रिजॉल्व करना चाहिए। तो ये मेरे 5 मेजर टेकअवेज थे। आपके क्या टेकअवेज हैं, प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।